गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हों और उसे सब्सक्राइब किए हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो YouTube वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र पहुंचता रहे। और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए के द्विसूत्री संरचना और उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सन 1951 ईस्वी में रोजालिंड फ्रैंकलिन एवं सन 1953 ईस्वी में मॉरिस विल्किंस नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए के क्रिस्टल के एक्स-रे डिफ्रैक्शन द्वारा विश्लेषण करके यह पता लगाया कि डीएनए अणु की रचना डबल हेलिकल स्ट्रैंड की भांति होती है। इसमें एडेनिन सदैव थायमिन से और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है, अर्थात डीएनए के दोनों सूत्रों में एक सूत्र का एडेनिन दूसरे सूत्र के थायमिन से और एक सूत्र का ग्वानिन दूसरे सूत्र के साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स हैं और साइटोसिन तथा थायमिन यह पिरिमिडिन्स हैं, अर्थात एक प्यूरिन सदैव दूसरे पिरिमिडिन्स से जुड़ता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस नामक वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जो डीएनए द्विसूत्र में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह एक दूसरे पर ईंट के चट्टे की भांति सजे रहते हैं और उनकी मोटाई यानी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की मोटाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े के व्यवस्थित होने के बाद वह दक्षिणावर्त एक चक्कर घूम जाते हैं, अर्थात उनका एक नए हेलिक्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक हेलिक्स की लंबाई यानी डीएनए सूत्र में एक हेलिक्स की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इस 34 एंगस्ट्रॉम में नाइट्रोजन समाक्षारों के 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े होते हैं। अतः एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जोड़े के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए सूत्र की मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। परंतु सन 1953 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का ऐसा 3 डायमेंशनल मॉडल अर्थात त्रिविम प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसमें तब तक के ज्ञात सभी तथ्यों का समावेश हो गया। इसी 3 डायमेंशनल मॉडल से आधुनिक जैव रासायनिक अर्थात मॉडर्न जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री के नए युग का शुभारंभ हुआ। मॉरिस विल्किंस, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिकों को डीएनए के 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए अणु की संरचना का 3 डायमेंशनल मॉडल से ही नए
युग यानी जेनेटिक्स में नए युग का सूत्रपात हुआ। आइए आज मैं बात करता हूं कि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए अणु की संरचना का जो 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने जो डीएनए अणु की संरचना का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें यह बताया कि जो डीएनए सूत्र होते हैं यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यह द्विसूत्री संरचना होते हैं और प्रत्येक सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यह जो द्विसूत्री संरचना होती है इसमें एक सूत्र का एडेनिन दूसरे सूत्र के थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा और एक सूत्र का ग्वानिन दूसरे सूत्र के साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अतः एक सूत्र का प्यूरिन दूसरे सूत्र के पिरिमिडिन्स से और एक सूत्र का पिरिमिडिन्स दूसरे सूत्र के प्यूरिन से जुड़ा रहता है। इसीलिए डीएनए सूत्र की मोटाई सब जगह एक सी रहती है, क्योंकि जो एडेनिन और ग्वानिन हैं यह डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और जो साइटोसिन और थायमिन है यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसीलिए डीएनए सूत्र की मोटाई सभी जगहों पर एक जैसी ही होती है। अतः डीएनए सूत्र की मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह से एक डीएनए सूत्र का अर्धव्यास लगभग 10 एंगस्ट्रॉम होता है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना का जो 3 डायमेंशनल मॉडल था उससे यह भी निष्कर्ष निकला कि जो एक सूत्र के प्यूरिन्स दूसरे सूत्र के पिरिमिडिन्स से जुड़ रहे हैं और एक सूत्र का पिरिमिडिन्स दूसरे सूत्र के प्यूरिन्स से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ रहे हैं, यह सीढ़ी के दंडे की भांति एक दूसरे से बीच में 90 अंश के कोण पर जुड़े रहते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन समाक्षार जुड़ता है और उस डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इस तरह से उसके एक न्यूक्लियोटाइड अणु की संरचना होती है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अणु से 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और इस तरह से डीएनए अणु की एक लंबी श्रृंखला बनती है। वाटसन और क्रिक द्वारा सन 1953 में प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना के 3 डायमेंशनल मॉडल से यह भी निष्कर्ष निकला कि यह जो डीएनए के सूत्र होते हैं वह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और वह रस्सी के 2 बटों की भांति एक दूसरे से ऐंठे रहते हैं और उनकी ऐंठन यानी उनकी एक ऐंठन की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है जिसे एक हेलिक्स कहा जाता है और एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों के संख्या लगभग 10 होती है। इस तरह से एक हेलिक्स में जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या 10 होती है उन न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों के बीच की दूरी यानी डीएनए की द्विसूत्री संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों के बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो डीएनए के सूत्र होते हैं
वह रस्सी के दो बटों की भांति एक दूसरे से ऐंठे रहते हैं और उनकी ऐंठन से उनमें दो ग्रुप बनते हैं। एक मेजर ग्रुप बनता है, यानी एक गहरी खांच बनती है, और एक माइनर ग्रुप बनता है। डीएनए सूत्र में जो मेजर ग्रुप बनता है उसकी गहराई लगभग 1.2 नैनोमीटर होती है, लेकिन जो माइनर ग्रुप बनता है उसकी गहराई 0.6 नैनोमीटर होती है। सन 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से यह निष्कर्ष निकला कि जो डीएनए के सूत्र होते हैं वह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, और इस तरह की संरचना से यह निश्चित हो गया कि जो डीएनए के सूत्र होते हैं उनमें अपने जैसे डीएनए अणुओं के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात डीएनए में अपने जैसे डीएनए निर्मित करने की जो क्षमता होती है उसको डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अथवा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। डीएनए से आरएनए निर्मित करने की भी क्षमता होती है, और वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए निर्मित होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए में यह भी क्षमता होती है कि इसी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा आरएनए निर्मित होता है, और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन अर्थात प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और यह प्रोटीन्स ही संतानों में आनुवंशिक लक्षणों के एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं, और वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए से प्रोटीन्स बनती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना के 3 डायमेंशनल मॉडल से यह निश्चित हो गया कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा आरएनए निर्मित होता है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, और यह प्रोटीन्स आनुवंशिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं, और डीएनए में स्वयं अपनी जैसी डीएनए निर्मित करने की क्षमता होती है, जिसको रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अथवा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने जो डीएनए के 3 डायमेंशनल मॉडल को प्रस्तुत किया उसमें तब तक के ज्ञात सभी तथ्यों का समावेश हुआ। डीएनए के जो सूत्र होते हैं वह एक दूसरे के एंटी पैरेलल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए अणु के ऐसे ही गुण के कारण इसमें आनुवंशिक लक्षणों को संरक्षित रखने की क्षमता होती है, अर्थात डीएनए किसी भी जीव के आनुवंशिक लक्षणों का ब्लूप्रिंट है, उसकी जन्मपत्री है। इस तरह से वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु के 3 डायमेंशनल मॉडल से जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री के नए युग का शुभारंभ हुआ। थैंक यू।